हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। दो अणुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। आज पढ़ते हैं तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म, हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी होना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का हिमांक कम हो जाता है, यानी कि उस विलयन के हिमांक में अवनमन हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं हिमांक क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हिमांक का मतलब है कि कोई द्रव जिस ताप पर जमना शुरू हो जाता है वही उसका हिमांक कहलाता है। और केमिस्ट्री की भाषा में वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस अवस्था और उसकी द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है द्रव का हिमांक कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी आएगी तो हिमांक में भी क्या आएगी, कमी आएगी, यानी कि हिमांक में अवनमन होगा। जब अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, यानी कि शुद्ध विलायक जो है उसका जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से जब उसमें अवाष्पशील विलेय को मिला दिया जाता है। और वाष्प दाब कम हो गया तो फिर हिमांक भी कम हो जाएगा। इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। और ये तो हम अपने घरों में भी प्रयोग करके देखते होंगे कि एक चीनी मिला हुआ जो दूध है या पानी है उसका हिमांक कम हो जाता है, यानी कि उसको जमने के लिए फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है बजाय शुद्ध या साधारण पानी के या दूध के। कारण वही है क्योंकि चीनी अवाष्पशील विलेय है जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है और हिमांक भी फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। नमक मिला हुआ पानी या चीनी नमक मिला हुआ दूध या पानी जमने में अधिक समय लेता है क्योंकि उसका हिमांक कम हो जाता है। अब इस बात को हम गणितीय विधि से समझेंगे और हिमांक अवनमन का पता लगाएंगे और हिमांक अवनमन और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक में संबंध ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम एक ग्राफ का उपयोग करते हैं और ये जो ग्राफ होगा ये वाष्प दाब और ताप के मध्य खींचा जाएगा और शुद्ध विलायक और विलयन का ग्राफ खींचकर हम हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम एक ग्राफ खींचते हैं किसके मध्य, वाष्प दाब और ताप के मध्य। पहला ग्राफ खींचेंगे विलायक के लिए। इसको हम ग्राफ को उल्टा चलाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, कारण कि हम उस शुद्ध विलायक को ठंडा कर रहे हैं तो ताप कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है तो वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ आ रहा है। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर उस शुद्ध विलायक, ये किसके लिए ग्राफ है, शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक की द्रव अवस्था और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, यानी कि यह बिंदु उस विलायक का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। मान लिया ये TF फ्रीजिंग पॉइंट है, TF नोट से इसको हमने दर्शाया है। और इसके लिए ये जो वाष्प दाब है, ये कौन सा वाष्प दाब है, ये जो वाष्प दाब है इसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के लिए एक सा ही हो जाता है। और अब इसके बाद देखिए टेम्परेचर यानी कि ताप अचानक से कम होता है और ये ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये ग्राफ चलेगा, फिर इस पॉइंट पर आकर ये ग्राफ अचानक से गिरेगा, वाष्प दाब अचानक से कम होगा। और तो ये तो शुद्ध विलायक के लिए इस तरह का ग्राफ आता है। अब बात करते हैं विलयन के लिए, यानी कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय हमने मिला दिया तो उस
विलियन के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, यानी कि इस तरह से आएगा और यहाँ इस पॉइंट पर उस विलियन का जिसमें अवाष्पशील विलय मिलाया है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये पहले वाले ग्राफ को काटता है, ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा विलियन का। देखिए हिमांक क्या हो गया है, शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो गया, इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब कम हो रहा है। इसको हम बोल देते हैं TF नॉट, ये है TF। और इसके लिए ये जो वाष्प दाब है इस विलियन की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के लिए यहाँ ये समान हो जाता है वाष्प दाब, ये वो वाष्प दाब है। तो देखिए वाष्प दाब में भी कमी आई है और ताप में भी कमी आई है। तो इसका मतलब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF समानुपाती होता है किसके, वाष्प दाब में अवनमन के। ठीक है, तो यही संबंध हमें ज्ञात करना था इस ग्राफ से कि हिमांक में जो अवनमन हुआ, विलियन के जो हिमांक में कमी आई, वो किसके समानुपाती होगी, वाष्प दाब में कमी के भी समानुपाती होगी, वाष्प दाब के कमी के समानुपाती होगी। जितने हिमांक में कमी आएगी उतना ही वाष्प दाब भी कम होगा, या फिर ये कह सकते हैं जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही हिमांक भी परिवर्तित होगा या हिमांक में कमी आएगी। और हमें पता है कि वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इसी संबंध को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती XB। ठीक है, और इसको जब बराबर में करेंगे, डेल्टा TF बराबर KXB, एक स्थिरांक हम काम में ले लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि XB को और विस्तार देंगे, क्योंकि यहाँ से हम मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना चाहते हैं। तो XB का हम मान ज्ञात करेंगे, विलय के मोल हैं तो इसका मतलब NB विलय की मोल भिन्न है, तो विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल, यानी कि कुल मोल। तो ये XB का मान है। यहाँ पर हम तनु विलयन की बात कर रहे हैं। तनु विलयन के लिए यहाँ NB का मान न के बराबर हो जाता है, नेगलेक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ इसके लिए क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन NA, ये संबंध आ गया। NB बराबर क्या होता है, NB विलय के मोल है, यानी कि विलय के मोल कैसे याद करेंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। और ये है विलायक के मोल, यानी कि विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये संबंध इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसमें जब इस संबंध को इसमें बनाएंगे तो ये मान यहाँ आगे इस समीकरण में रख देंगे, डेल्टा TF बराबर K। अब देखिए MA ऊपर चला जाएगा, हम इस MA को इस K के साथ गुणा में दिखाएंगे, जैसे कि हम क्वथनांक उन्नयन के लिए दिखा रहे थे। और ऊपर रहेगा WB MA गुणा में है तो MA को इधर ले आए, और MB गुणा WA, तो ये XB की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें पता है कि विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, ये क्या है, मोललता है। इसे मोललता से लिखते हैं। और K इंटू MA की जगह हम एक और स्थिरांक काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं KF, जिसे मोलल हिमांक स्थिरांक भी कहा जाता है। K इंटू MA जो विलायक का मोलर द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है। तो इसकी जगह दोनों के गुणनफल की जगह एक नया स्थिरांक काम में ले दिया KF, और इसकी जगह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं M, यानी कि मोललता। तो ये संबंध हम ज्ञात करना चाहते थे, हिमांक अवनमन और मोलल उन्नयन स्थिरांक के मध्य ये संबंध होता है। ठीक है, यही इसमें यहाँ समझाया गया है। पूरे में ग्राफ से पता चल रहा है, ये विलायक के लिए ग्राफ बनाया था, ये जो बिंदु है विलायक का हिमांक है। विलियन के लिए ये ग्राफ इस तरह से आता है। देखिए ये यहाँ आने के बाद फिर विलियन के लिए भी ग्राफ एकदम से नीचे गिरा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ से ये जो ग्राफ है नीचे गिरा, इसका मतलब यही बिंदु क्या है, इस विलियन का हिमांक है। तो यहाँ विलायक का था, शुद्ध विलायक का, और ये विलियन का हिमांक है। तो हिमांक में कमी आती है, और ये हिमांक में कमी वाष्प दाब के अवनमन के क्या होगी, समानुपाती होती है।
हमें पता है डेल्टा पी समानुपाती होता है एक्स बी के, तो हमने क्या किया, डेल्टा एफ के समानुपाती कर दिया एक्स बी को, बराबर किया तो एक स्थिरांक काम में ले लिया, एक्स बी की वैल्यू यहाँ रख दी, एक्स बी की वैल्यू ये होती है। एक्स बी की वैल्यू रखने के बाद हमने पाया कि स्थिरांक के और विलायक का मोलर द्रव्यमान भी स्थिर होता है, तो इसकी जगह एक नया स्थिरांक काम में ले लिया, और ये जो वैल्यू है ये मोललता के बराबर होती है। तो यही हमने सिद्ध किया है। अब हम इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार और हिमांक अवनमन में संबंध ज्ञात करेंगे, यानी कि अणुभार ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र बनता है इससे वो ज्ञात करेंगे। तो m की वैल्यू हम फिर से इस तरह से बनाकर लिखेंगे इसी सूत्र से। अब इसको एक्सपेंड किया तो ऊपर 1000 से गुणा सिर्फ इसलिए किया है, मैंने पिछले क्वथनांक उन्नयन में बताया था कि 1000 से यहाँ गुणा इसलिए किया ऊपर क्योंकि ये जो विलायक का द्रव्यमान है ये हम ग्राम में लेते हैं, जबकि मोललता में किलोग्राम में हम मानते हैं, जबकि लेते हम ग्राम में हैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में, इसीलिए उसको किलोग्राम में बदलना पड़ता है। तो 1000 का भाग देना पड़ता है, 1000 का भाग देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा 1000। तो ये सूत्र है, ये और ये सूत्र एक जैसा ही है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है एम बी, तो एम बी को इधर ले गए और टी एफ को नीचे ले आए, तो टी एफ को इस के एफ के नीचे रख दिया है, ठीक है। और ये सूत्र हो गया डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो एम बी ज्ञात, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र ये है हिमांक अवनमन के द्वारा। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, हिमांक अवनमन की, हिमांक अवनमन स्थिरांक की वैल्यू होनी चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान होना चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान तो ज्ञात करें, विलेय का द्रव्यमान होना चाहिए और विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ये था हिमांक अवनमन। जैसे कि क्वथनांक उन्नयन में हम वान-हाफ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के साथ संबंध ज्ञात कर रहे थे, ऐसा ही एक संबंध यहाँ भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मोलल हिमांक जो स्थिरांक है उसके मध्य और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य क्या संबंध है, ये सूत्र इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। MAR TF² अपॉन डेल्टा एच वाष्पन इंटू 1000। MA क्या है, विलायक का अणुभार है, R गैसीय स्थिरांक है, TF क्या है, विलायक का हिमांक है, और डेल्टा एच क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। ये सूत्र आपको ऐसे कैसे याद करना है, ना ही इसमें से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ना ही इस सूत्र को सिद्ध करवाया जाता है। तो ये था हिमांक अवनमन। इसके बाद अंतिम जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को समझने से पहले हमें प्रासरण को समझना होगा, और प्रासरण से पहले हम देखेंगे विसरण क्या होता है, क्योंकि विसरण का हमें पता है। विसरण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का गमन उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है, विसरण कहलाता है। विसरण तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं कि जैसे कि कोई परफ्यूम की बोतल आपने खोली है या डिओड्रेंट की बोतल आपने स्प्रे किया है, तो जहाँ स्प्रे किया है वो तो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र होता है, और ये जो महक है वो फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन हुआ है, इसको बोलते हैं विसरण। या फिर विलयन में हम कोई स्याही की बूंद डाल देते हैं तो वो स्याही की बूंद धीरे धीरे पूरे विलयन में फैल जाती है, तो ये विसरण की क्रिया है जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन परासरण थोड़ा सा इससे उल्टा है। परिभाषा जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि विसरण का उल्टा है, लेकिन जब समझेंगे तो वो भी एक तरह से विसरण का ही प्रकार है, लेकिन जब इसकी परिभाषा देखते हैं तो वो विसरण से उल्टी लगती है। और परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, देखिए ये विशेष बात ध्यान में रखनी है, विलायक जो शब्द है इसको नहीं भूलना है प्रासरण के लिए। विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, प्रासरण कहलाती है। और इसको हम एक प्रयोग से भी समझ सकते हैं। प्रासरण दाब को समझने से पहले प्रासरण को समझना जरूरी है। प्रासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वही प्रासरण दाब है, इसका मतलब प्रासरण को समझना जरूरी है।
तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पात्र लेते हैं जिसके बीचों बीच एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी रहती है। ठीक है, और इस झिल्ली की विशेषता क्या है कि यह झिल्ली केवल विलायक या फिर हम बोल सकते हैं जल के अणुओं को ही पारगमित होने देती है। तो इसीलिए बोला है अर्ध पारगम्य झिल्ली। विलय के जो कण हैं उनको पारगमित नहीं होने देती अपने अंदर से, सिर्फ विलायक के कण ही पारगमित होते हैं। तो इसमें हमने भरा इस लेवल तक क्या, शुद्ध विलायक, या फिर हम बोल सकते हैं जल भरा। और इस दूसरे पोर्शन में, दूसरे भाग में, अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरे भाग में हमने रखा नमक का विलयन या नमक का जल। ठीक है, ठीक है। और देखिए, और ज़्यादा समझने के लिए जैसे कि परिभाषा में दिया जाता है कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो हम अगर इसको भी नमक का विलयन बोले, शुद्ध विलायक की जगह इसको भी बोले कम सांद्रता का नमक विलयन, और इसको बोले अधिक सांद्रता का नमक का जलीय विलयन। ठीक है, ये कम सांद्रता का नमक का जलीय विलयन की, इसमें जो नमक की मात्रा है वो क्या है, कम है, और इसमें नमक की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। समझ गए? तो इसका मतलब ये विलयन कम सांद्र है और ये अधिक सांद्र है। और परासरण में हम क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया में क्या होता है कि विलायक के कण अधिक सांद्रता कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। तो ये कम सांद्रता वाला विलयन है, इसमें विलायक के कण यानी कि जल के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करेंगे। और थोड़ी देर बाद देखोगे तो इस तरफ जो विलयन का लेवल है ये इतना हो जाएगा और इस तरफ कम हो जाएगा। तो यही परासरण है। परासरण का मतलब है कि विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, यही परासरण है। और दैनिक जीवन में अगर देखें, जैसे कि जो चने हैं हम भिगो कर रखते हैं, तो सुबह देखते हैं तो वो फूले हुए रहते हैं। मटर, सूखे मटर जो होते हैं उनको भिगो कर रखते हैं तो वो फूल जाते हैं। तो ये सब परासरण के द्वारा ही संभव होता है। या फिर जैसे कि किशमिश होती है, उसको रात में पानी में भिगो कर रख देते हैं तो वो सुबह तक पानी से भर जाती है, यानी कि वो फूल जाती है। ये क्रिया सब परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया में क्या होगा कि विलायक यानी कि जल कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। और मैंने कहा था कि ये एक तरह से विसरण का ही रूप है। तो आप इसमें देखोगे कि एक तरह से जल की मात्रा कम सांद्रता वाले विलयन में ज़्यादा है और अधिक सांद्रता वाले विलयन में जल की मात्रा कम है। तो एक तरह से तो जल अपनी अधिक सांद्रता से या अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर ही गमन कर रहा है। जल की प्रकृति तो विसरण की ही है एक तरह से देखें, लेकिन हम यहाँ विलयन की बात कर रहे हैं। और विलयन जब बात करते हैं तो यहाँ विलय की बात करते हैं कि विलय की मात्रा किस में ज़्यादा है किस में कम है। विलय के आधार पर हम ये परासरण की परिभाषा देते हैं। तो आई होप परासरण आपको समझ में आ गया होगा। अंडे का उदाहरण भी दिया जाता है कि जब अंडे का जो खोल होता है बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हटा देते हैं तो उसके अंदर की जो झिल्ली होती है, जो बचती है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह होती है। और जब अंडे को हम नमक के पानी में रख देते हैं तो अंडा पिचक जाता है, कारण अंडे के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर नमक का जो सांद्र विलयन है वो इसके अंदर के पानी को खींच लेता है और अंडा पिचक जाता है। यानी कि अंडे के अंदर सांद्रता क्या थी, कम थी, और बाहर सांद्रता ज़्यादा थी। तो विलायक के कण यानी कि जल के कण अंडे से
बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ये है प्राशन की क्रिया। प्राशन दाब को हम अगले वीडियो में देखेंगे।